Hello students, this video is for class 10th chemistry, acid bases and salts. Now this chapter is very important from examination point of view, and this chapter is divided into three sections: acids, bases and salts. और धीरे पहले हम सबसे पहले सिर्फ acids की बात करेंगे, फिर हम bases की बात करेंगे और लास्ट में हम salts की बात करेंगे। इस चैप्टर के अंदर जो सॉल्ट्स का सेक्शन है उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। सो जब भी सॉल्ट्स का आपको सेक्शन करना है तो उस सेक्शन को बड़े ही ध्यान से सब कुछ करना है। उसमें हर रिएक्शन, हर उसका यूज़, वे ऑफ मैन्युफैक्चर वगैरह सब कुछ करना है। सो नाउ वी मूव ऑन टू फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कसिंग व्हाट आर एसिड्स। In smaller classes you had done that acids are substances which are sour to taste। जो चीज़ें खट्टी होती हैं वो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि वो एसिड्स हैं। तो एक जनरल जब हमारे दिमाग में किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम बोलते हैं कि इट इज़ एसिडिक इन नेचर, तो हमारे दिमाग से सबसे पहले यही चीज़ आती है कि वो खट्टी है। सो बेसिकली दे आर सार इन टेस्ट। देन एसिड्स दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। ठीक है जी। और तीसरी चीज़ ये है कि जो एसिड्स होते हैं दे आर करोसिव इन नेचर। करोसिव इन नेचर का मतलब है कि एसिड जिस भी चीज़ के ऊपर पड़ते हैं वो उस चीज़ को हार्म पहुंचाते हैं, वो उसको ख़राब कर देते हैं। सो दे आर करोसिव इन नेचर। अगर किसी भी सरफेस के ऊपर एसिड पड़ जाता है, जैसे अगर आपके कपड़े के ऊपर एसिड गिरता है तो कपड़ा उस सेक्शन से फट जाता है। अगर आप का जो एसिड है वो किसी पेपर के ऊपर पड़ेगा तो पेपर वहाँ पे बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो एसिड की जो जनरल करेक्टरिस्टिक्स, एक बड़ी सिंपल बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने अभी तक पढ़ी हैं, वो ये है कि एसिड्स आर सावर इन टेस्ट, दे टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड दे आर करोसिव इन नेचर। एंड जब हम बेस की बात करते हैं तो बेस के बारे में हमारे दिमाग में आता है कि दे आर बिटर इन टेस्ट एंड दे टर्न रेड लिटमस ब्लू। और तीसरा ये है दे आर सोपी टू टच। मतलब जब हम उनको टच करते हैं तो हमें ऐसा लगता है, या अगर हम उनके ऊपर हाथ लगा के उनको अपने हाथ में लेकर थोड़ा सा अपनी उंगलियों के बीच में रगड़ें तो हमें ऐसा फील आता है कि जैसे हम किसी साबुन जैसी चीज़ को टच कर रहे हैं। सो दे आर सोपी टू टच। और उसके बाद हम सॉल्ट्स में सॉल्ट्स जो है वो नमक नहीं होता है सिर्फ। जो सॉल्ट होते हैं वो बेसिकली सॉल्ट्स आर द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन टू सब्सटेंसेस, वन ऑफ देम बीइंग एसिड। और बड़ा सिंपल सा एक जो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट इज़ कि जब हम एक एसिड को बेस के साथ में रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है सॉल्ट एंड वाटर। वी विल बी डिस्कसिंग ऑल अबाउट दिस एज वी प्रोसीड फर्दर इन द चैप्टर। तो सबसे पहले तो हम लोगों को एक चीज़ के बारे में पता लगना है कि अगर आपको दो टेस्ट ट्यूब के अंदर मैं दो लिक्विड्स डाल के दे दूँ और मैं बोलूँ कि बताओ इनमें से एसिड कौन सा और बेस कौन सा है, और आपको देखने से तो पता नहीं लगेगा कि कोई चीज़ एसिड कौन सी और बेस कौन सी है, और ना ही आप उस चीज़ को टेस्ट कर सकते हो कि अच्छा ये बिटर है या ये खट्टी है, बिकॉज वो जो एसिड है या वो जो बेस है वो आपके लिए पॉइजनस भी हो सकता है। तो देर आर सर्टन केमिकल्स जिन लोगों का हम इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड आउट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक इन नेचर और बेसिक इन नेचर, और उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। So indicators are the chemicals which tells us, which indicate, word indicator आया है, indicate, वो हमें इस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं कि जो सब्सटेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस चीज़ को हम चेक कर रहे हैं क्या वो चीज़ एक एसिड है या वो बेस है। अब जो इंडिकेटर्स होते हैं वो दो तीन कैटेगरीज के होते हैं। वी विल डिस्कस अबाउट देम एज एंड व्हेन वी प्रोसीड टू इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स आर बेसिकली, अगर हम इनकी डेफिनेशन करें तो ये दे आर द केमिकल्स विच show whether a substance is acid or a base by exhibiting a change in their property। अब change in the properties का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि अगर हम फिनॉल्फिथलीन ले लेते हैं तो फिनॉल्फिथलीन जो है वो एसिड के अंदर अगर कलरलेस है, बेस के अंदर वो डार्क पिंक है, तो वो अपने कलर चेंज से हमें बता देगी कि अगर हमने फिनॉल्फिथलीन की जो कुछ बूंदें हैं अगर हम उनको उसके अंदर डालेंगे, क्या कहते हैं, एसिड के अंदर डालेंगे तो हमें कलर कुछ और मिलेगा, और अगर हम बेस के अंदर उसको डालेंगे तो उसका कलर हमें कुछ और मिलता है। तो कुछ इंडिकेटर्स जो होते हैं वो अपने कलर चेंज से हमें बताते हैं कि जो सब्सटेंसेस हैं वो एसिडिक हैं या बेसिक हैं। एंड एट द सेम टाइम देयर आर सर्टन सब्सटेंसेस which tell us whether given
test tube contains an acid or a base by change in their smell. तो जो स्मेल वाले इंडिकेटर्स होते हैं उनको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के अंदर हमारे पास आता है अनियन, हमारे पास आता है वनीला एसेंस, और कुछ हैं जो हमें कलर के बेसिस के ऊपर बताते हैं। तो कलर के बेसिस के ऊपर तो जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है वो है फिनोल्फथलीन, देन वी हैव लिटमस सॉल्यूशन, then we have methyl orange solution. Hibiscus is commonly called as China shoe flower, rose, China rose नाम बोलते हैं, सॉरी हम उसको। तो उससे हमें ये पता लग जाता है कि उसकी पेटल्स को अगर हम पीस के उसका जो कलर है उसको अगर हम एक सब्सटेंस में डालें तो उसकी जो पेटल्स हैं का जो कलर है वो एसिड में कुछ और कलर होगा और बेस में कलर कुछ और होगा। तो जो कलर से बताते हैं और दूसरे होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो सबसे पहले अगर हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की बात करें तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में हमारे पास जो सबसे पहले इंडिकेटर आता है वो आता है हमारा अनियन। अब अनियन की एक बड़ी ख़ास स्मेल होती है, ठीक है, एंड अगर हम उसको एक एसिड सॉल्यूशन में डालें तो अनियन अपनी उस स्मेल को रिटेन करता है, और अगर हम उसको बेसिक सॉल्यूशन में डालें तो अनियन की वो जो टिपिकल सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो आपका जो अनियन है वो अपनी स्मेल चेंज से बता रहा है कि वो एक एसिडिक सॉल्यूशन में पड़ा है या वो एक बेसिक सॉल्यूशन में पड़ा है। जैसे अगर हम उसको विनेगर में डालेंगे तो अनियन अपना टिपिकल टेस्ट और स्मेल को रिटेन करेगा, लेकिन अगर मैं उसको सोडियम बाइकार्बोनेट के सॉल्यूशन में डाल दूँ या मैं उसको वॉशिंग सोडा के सॉल्यूशन में डाल दूँ तो वहाँ पर उसका जो कलर उसकी जो स्मेल है अनियन की वो ख़त्म हो जाएगी। तो वो हमें अनियन ये बताएगा कि ये सॉल्यूशन जिसमें आपने अभी मेरे को डाला है, क्योंकि मेरी स्मेल ख़त्म हो गई है तो आई एम लाइंग इन अ बेसिक सॉल्यूशन। सो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो है वो बेसिकली आपको अपने स्मेल चेन से बताएंगे। उसी तरीके से वनीला एसेंस जो है, वनीला एसेंस एसिडिक सॉल्यूशन में अपनी स्मेल को रिटेन करता है और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर उसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स टेल अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन देयर स्मेल। उसके बाद हम आते हैं कलर इंडिकेटर्स, और कलर इंडिकेटर्स में दो प्रकार के इंडिकेटर्स हम स्टडी करेंगे। एक करेंगे हम नेचुरल इंडिकेटर्स और दूसरे हम करेंगे केमिकल या सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स मतलब वो नेचुरल सब्सटेंसेस जो अपने कलर चेंज से हमें ये बताती हैं कि जो सॉल्यूशन में हमने उनको डाला है वो एसिडिक है या बेसिक है। और सबसे बढ़िया जो नेचुरल सॉल्यूशन है वो आपकी किचन में पाया जाता है, विच इज़ टर्मरिक, आम भाषा में जिसको हम हल्दी बोलते हैं। अब अगर आपने कभी देखा होगा आपकी हल्दी, आपकी जितनी भी सब्जियां होती हैं उसमें हल्दी का रंग येलो होता है, एंड मोस्ट ऑफ द सब्जियां जिनके अंदर हमने हल्दी को डाला होता है उनके अंदर टमाटर यूज़ होते हैं, विच मेक्स द सब्जी एसिडिक इन नेचर। सो हल्दी जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर येलो कलर एक्सिबिट करती है। अब अगर आप एक हैंकी के ऊपर या एक कपड़े के ऊपर थोड़े हल्दी के दाग लगा दीजिए और फिर जब आप उसको धोने के लिए रखोगे, जैसे ही साबुन के टच के अंदर, साबुन के कांटेक्ट के अंदर अगर हल्दी आएगी तो हल्दी का कलर जो होगा वो डीप ऑरेंज हो जाएगा, वो डार्क ऑरेंज कलर का। जैसे ही साबुन, अगर आप हल्दी वाले दागों के ऊपर साबुन लगाओगे तो जो हल्दी के दाग हैं वो पहले येलो थे और उसके बाद वो क्या हो जाएंगे, दे विल बिकम डीप ऑरेंज, बिकॉज साबुन के अंदर है बेस और बेसिक सोल्यूशन के अंदर जो हल्दी है दैट इज़ एक्सिबिटिंग अ डार्क ऑरेंज कलर। तो अगर आपके सोल्यूशन के अंदर हल्दी डार्क ऑरेंज कलर देती है सो दैट मीन्स इट इज़ बेसिक इन नेचर, और अगर येलो कलर दे रही है तो दैट मीन्स इट इज़ एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो इसलिए जो तुम्हारा इंडिकेटर है उसमें नेचुरल इंडिकेटर्स में सबसे पहले हमने पढ़ा टर्मरिक, जो कि अपने कलर चेंज से बताएगी कि वो एक एसिडिक सॉल्यूशन में है या बेसिक सॉल्यूशन में। दूसरा नेचुरल इंडिकेटर अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, दैट इज़ चाइना रोज़ की पेटल्स। उसी प्रकार से पर्पल कैबेज की जो पेटल्स होती हैं वो भी बताती हैं कलर चेंज से। तो जो चाइना रोज़ है उसका कलर जो होगा वो एसिडिक सॉल्यूशन में कुछ और होगा और जो बेसिक सॉल्यूशन है उसके अंदर कुछ और होगा। तो और उसी तरीके से जो आपकी रेड कैबेज है, रेड कैबेज जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर देती है और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर ग्रीन कलर दे देती है। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर्स भी हैं, और सबसे बढ़िया नेचुरल इंडिकेटर दैट इज़ लिटमस सॉल्यूशन।
अब आप बोलो कि मैम लिटमस तो एक केमिकल है, नहीं, लिटमस एक सोल्यूशन है जो हमें पेड़ों के ऊपर पड़ी हुई लाइकन से मिलता है, और लाइकन से जब हम लिटमस को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो ब्लूइश कलर की होती है, और एसिडिक कलर के अंदर जो लिटमस होता है वो पर्पलिश कलर की होती है, और एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर जो लिटमस होता है वो रेड कलर एग्जिबिट करता है, और जो बेसिक सॉल्यूशन के अंदर होता है वो ब्लू कलर हो जाता है। तो पर्पलिश जब कलर होता है, रेडिश ब्लू कलर होता है, तो जैसे ही आप जो लिटमस को अगर आप एसिडिक सॉल्यूशन में डाल दोगे तो it will become red, proper red in color, and when you put it in basic solution it will become proper blue in color. So this is how the uh, two or three natural indicators are used. लिटमस है, टर्मरिक है, और चाइना रोज़ या कैबेज की पेटल्स हैं. Then we move on to the synthetic indicators. Synthetic indicators में सबसे commonly used indicator है आपका phenolphthalein और आपका है मिथाइल ऑरेंज. जो मिथाइल ऑरेंज होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन में रेड है और बेसिक सॉल्यूशन में येलो कलर होता है. सो एसिड के अंदर इट इज़ जो तुम्हारा मिथाइल ऑरेंज है वो एसिड के अंदर रेड है और वो बेस के अंदर इट विल बी येलो इन कलर. और जो तुम्हारा फिनॉल्फिथलीन है वो एसिड के अंदर कलरलेस है, कोई कलर नहीं होगा, और बेस के अंदर इट इज़ पिंक इन कलर. सो दिस इज़ हाउ you have to learn the name of the indicators and the color change that they show. एक और इंडिकेटर है जिसको हम लिटमस सॉल्यूशन बोलेंगे, और ये जो लिटमस सॉल्यूशन है आगे जाके जब हम पीएच करेंगे तो वहाँ आपने इनके डिफरेंट कलर्स को स्टडी करना है. लिटमस सॉल्यूशन के हर पीएच के ऊपर ये अलग कलर देगा. जब हम पीएच करेंगे तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. अब उसके बाद हम आ जाएंगे इंडिकेटर्स में हमारा हो गया अनियन हो गया, और उसके इंडिकेटर्स में आ गया अनियन और हमारा वनीला. नाउ वी मूव ऑन टू, तो इंडिकेटर्स के अंदर आपको हर कैटेगरी का इंडिकेटर पता होना चाहिए, हर कैटेगरी के इंडिकेटर की एक एग्जांपल, और उनमें क्या चेंज आता है, मतलब एसिड में क्या वो उसका चेंज है और बेस में क्या चेंज है. नाउ वी मूव ऑन टू एसिड्स. बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, सबसे पहले तो क्योंकि आपको कंसेप्ट इजीली समझ आ जाए तो मैं बहुत ज़्यादा पहले इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी, वो हम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड तब वी विल डिस्कस. सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक एसिड के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है जो उस चीज़ को एसिडिक बना रहा है. ठीक है, तो अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला लिखती हूँ तो वो है HCl. H2SO4 का फॉर्मूला लिखती हूँ तो वो है H2SO4. दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, एंड देन वी हैव नाइट्रिक एसिड जिसका फॉर्मूला है HNO3. और जब मैं HCl को पानी के अंदर डिसॉल्व करूँगी, HCl will break into H ions and chloride ions. H2SO4 will break into 2 H ions because यहाँ H2 है प्लस सल्फेट आयन, सल्फेट आयन की वैलेंसी है 2 नेगेटिव, और नाइट्रिक एसिड विल ब्रेक इनटू 1 H आयन एंड नाइट्रेट आयन. अगर मैं एसिटिक एसिड करती हूँ it will break into CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. तो आप अगर कार्बोनिक एसिड लिखते हो it will break into 2H पॉजिटिव आयन एंड कार्बोनेट आयन. अगर आप फॉस्फोरिक एसिड लिखते हो it will break into H आयन्स 3H आयन्स प्लस फॉस्फेट आयन्स. तो ये जितने भी आप एसिड लिख रहे हो हम देख रहे हैं इन सब एसिड्स के अंदर जब हम इनको पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं दे ऑल ब्रेक इनटू H आयन्स. और यही चीज़ सारे एसिड्स के अंदर कॉमन है. ऑल एसिड्स हैव H आयन इन देम, या ऑल एसिड्स दे लिबरेट H आयन्स व्हेन दे आर डिज़ोल्व्ड इन वाटर. मेरी इस बात को बड़े ध्यान से समझिए. ऑल एसिड्स
liberate H ions when they are dissolved in water. फॉर्मूले के अंदर हाइड्रोजन होने से हर चीज़ एसिडिक नहीं बनेगी। अगर पानी में घुलने पर वो H आयन रिलीज़ कर रही है तो ही वो एसिडिक बनेगी। तो अगर मैं ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखूँ C6H12O6, इसमें तो 12 हाइड्रोजन है, लेकिन पानी के अंदर डिज़ोल्व करने पे इट डज़ नॉट लिबरेट H आयन्स, देयरफॉर इट इज़ नॉट एसिडिक इन नेचर। तो ग्लूकोज इथाइल अल्कोहल के अंदर भी हाइड्रोजन है, लेकिन पानी के अंदर डिज़ोल्व करने पे वो H आयन नहीं देती है, देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो नॉट एसिडिक इन नेचर। तो कहने का मतलब ये है कि वो सब्सटेंसेस जिनको पानी के अंदर डिज़ोल्व करने पे दे लिबरेट H आयन्स, देन दे आर कॉल्ड एज एसिड्स। ये कंसेप्ट समझना आपके लिए सबसे ज़रूरी है। पूरा चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी एडिशनल आती हैं। तो अगर आपसे कोई सिंपल चीज़ पूछे कि व्हाट आर एसिड्स, तो आपने बोलना एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच लिबरेट H आयन्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। उसके बाद आपने ये सब जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो बाद में लिखनी होती हैं कि दे आर sour in taste, they turn blue litmus red, they are corrosive in nature। ये उसकी एडिशनल प्रॉपर्टीज़ हैं जो एसिड होने की वजह से वो एग्जिबिट कर रहा है। लेकिन उस चीज़ को एसिड बना क्या रहा है, उस चीज़ को एसिड बना रहा है उसके अंदर पड़ा हुआ वो H आयन, जो कि पानी के अंदर घुलेगा। पानी के अंदर जैसे ही एसिड को घोलेंगे H आयन लिबरेट हो जाएगा, और H आयन लिबरेट होने पर ही एक सब्सटेंस जो है वो एसिड की तरह बिहेव करेगी। सो दिस कंसेप्ट हैज़ टू बी अंडरस्टूड बाय यू very clearly that acids are those substances which liberate H ions when they are dissolved in water। बाकी सब चीज़ें they are sour in taste, they turn blue litmus red, I am repeating this thing again and again, they are their secondary properties। वो properties बाद में लिखनी है। अगर what are acids की definition आती है तो सबसे पहले आपने ये लिखना है कि they are the substances which liberate H ions when dissolved in water। सो आई होप कि आपको एसिड्स की बेसिक जो डेफिनेशन है वो समझ में आ गई है। अब बाकी चीज़ें क्या हैं एसिड्स के बारे में, तो एसिड्स के बारे में जो आपने बाकी चीज़ें पढ़नी हैं, तो उस एसिड के अंदर आपको पता है कि दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, दे आर corrosive in nature, दे आर sour in taste, उसके बाद दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जब आपने पानी के अंदर किसी भी एक एसिड को घोला, अब एक एसिड को जनरल फॉर्म में हम HA की तरह रिप्रेजेंट करेंगे बिकॉज ये एसिड है और उस एसिड के अंदर H आयंस हैं। तो जब मैं इसको पानी के अंदर डिसॉल्व करूँगी इट विल बी फॉर्मिंग H पॉजिटिव एंड A नेगेटिव। तो सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर A क्या बना H, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर A क्या बना सल्फेट। तो H जो एसिड है उसका जनरल जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ HA। जैसे ही हमने इसको पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं ये पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस के अंदर डिवाइड हो जाता है। तो जब भी कोई चीज़ के अंदर आयंस बनते हैं इट बिकम्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जितने भी मेटल्स होते हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके एक क्या बनाते हैं सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। सो जो एसिड्स हैं दे लिबरेट हाइड्रोजन गैस व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल्स। अब अगर आप एक अपनी बुक्स के अंदर एक्सपेरिमेंट्स देखते हो तो वहाँ ये है कि अगर आप एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जिंक के कुछ ग्रैन्यूल्स ले लो, उसके ऊपर अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो तो हमें टेस्ट ट्यूब के अंदर से गैस निकलती है, और उस गैस को के सामने जब हम बर्निंग स्प्लिंटर लेके आते हैं तो हमें पॉपिंग साउंड सुनाई देती है विच टेल्स अस द गैस विच इज़ लिबरेटेड इज़ हाइड्रोजन गैस। सो एक एक्टिविटी आपकी बुक के अंदर दी गई है कि एक्टिविटी के बारे में मैंने एसिड बेस पिछले चैप्टर के अंदर केमिकल रिएक्शंस के अंदर भी बात करी थी जब हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ करी थी कि अगर आप 5 टेस्ट ट्यूब्स ले लो और उन 5 टेस्ट ट्यूब्स में डिफरेंट मेटल्स डाल दो और उनके ऊपर फिर आप एसिड डालो, तो जिस टेस्ट ट्यूब में से जल्दी बबल्स निकलेंगे मतलब वो जो मेटल है वो ज़्यादा रिएक्टिव है बिकॉज रिएक्शन इज़ टेकिंग फास्ट है। तो ये एक्टिविटी आपको करना है बिकॉज 2 या 3 साल पहले ये एक्टिविटी को बोर्ड के अंदर पूछ लिया गया था एज कि आप डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू सी द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स। ठीक है, तो आप उसके अंदर ये यूज़ कर सकते हो। फिर जब भी आप
किसी भी, अब देखिए फिर से केमिकल रिएक्शंस आ गए हैं और ये केमिकल रिएक्शंस आपको बार बार करने हैं। अगर आप सोडियम कार्बोनेट के अंदर कोई भी एसिड डालेंगे तो इसका पहला हिस्सा इसके लास्ट हिस्से से जुड़ेगा, यू विल गेट NaCl। याद रखो हमेशा कि जब भी कार्बोनेट कहीं पर भी रिएक्ट करता है किसी भी एसिड के साथ, तो हमेशा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कार्बोनेट्स ऑलवेज लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बाकी सब चीज़ें बाद में सोचो। तो सोडियम कार्बोनेट जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा, यू विल गेट सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कोई भी मेटल कार्बोनेट या कोई भी मेटल बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3। ये जो HCO3 है इसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं और इसको हम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो बाइकार्बोनेट भी जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका पहला हिस्सा इसके लास्ट के हिस्से के साथ जुड़ के Na2SO4 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को लिबरेट करेगा। तो जब आपने दो रिएक्शंस किए एसिड्स के, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स टू लिबरेट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, and acids react with metal carbonates to give you carbon dioxide plus water plus salt। जो थर्ड रिएक्शन आपको करना है and that is reaction of metals with bases। तो ये था पहला, ये है दूसरा, तीसरा है आपका रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस। ठीक है, सॉरी एसिड्स विद बेस। तो किसी भी एसिड को किसी भी बेस के साथ अगर आप रिएक्ट करोगे तो एसिड का जो फर्स्ट है वो बेस के लास्ट के साथ जुड़ के वाटर बनाएगा और ये दोनों आपस में जुड़ के सोडियम क्लोराइड। तो ये चीज़ क्या बन जाती है? सॉल्ट। व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? सॉल्ट। सो एक सॉल्ट जो होता है इट इज़ मेड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस, बिटवीन रिएक्शन ऑफ अ कार्बोनेट विद एन एसिड, ऑफ अ मेटल विद एन एसिड। तो हर जगह पे आपको क्या मिल रहे हैं? सॉल्ट्स जो हैं वो मिल रहे हैं। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी आपको करना है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर ऑलमोस्ट सारे रिएक्शन जो हैं दे आर प्रीटी सिंपल, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू देम। नाउ वी विल डिस्कस द वेरियस काइंड। ये 3 तरीके के रिएक्शंस या 4 तरीके के रिएक्शंस आपको करने हैं, मेटल्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स और reaction of acids with the bases। Now we come to different categories of metals और different categories of metals के अंदर आपको examples और definitions पता होनी चाहिए। So सबसे पहले तो हमारा आता है कि जो तुम्हारे acids होते हैं they are divided into 2 categories on the basis of their source। On the basis of the source your acids can be called as organic acid and they can be called as inorganic acid। inorganic acid को हम mineral acid भी बोलते हैं और organic acid basically they are natural in उसमें। तो जो acids फिलहाल अभी तक तो आपको organic के बारे में यही पता है कि जो हमें nature से मिलते हैं, जो acids के source जो हैं वो हमें nature से मिलते हैं, they are called as organic acid। तो बड़ा कॉमन सी चीज़ है, आपकी बुक के अंदर एक तो टेबल बना है, उस पूरे टेबल को आपने लर्न करना है। सिट्रिक एसिड आपको कहाँ मिलता है? लेमन, ऑरेंजेस, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर आपको सिट्रिक एसिड मिलता है। ठीक है, अगर आप मैलिक एसिड की बात करते हो, आपने सिर्फ नाम याद करना है, आपको फार्मूलाज लर्न नहीं करने हैं। मैलिक एसिड आपको एप्पल्स में मिलेगा। उसके बाद वी हैव ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड हमें मिलता है टोमेटोज़ में। देन वी हैव इमली के अंदर वी हैव टारटारिक एसिड, यू गेट दिस इन टैमरिंड। ठीक है जी। देन वी हैव मिल्क के अंदर कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड। खट्टे दूध के अंदर कौन सा एसिड है? और इसके ऊपर एक रीजनिंग का क्वेश्चन आता है कि जो दूध वाले हैं वो दूध के अंदर थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट क्यों डालते हैं? जो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम मीठा सोडा जिसको हम बोलते हैं दैट इज़ बेसिक इन नेचर, और दूध अगर बहुत देर तक पड़े तो दूध के अंदर लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है जिससे दूध खट्टा हो जाता है। तो दूध के अंदर जो मिल्क मैन है वो पहले ही थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा डाल देता है जिससे कि जो एसिड लैक्टिक एसिड बन रहा है वो न्यूट्रलाइज हो जाए और जो तुम्हारा दूध है वो खट्टा ना हो और जो दूध है वो स्पॉइल ना हो। ठीक है जी। और उसके बाद विनेगर के अंदर आपका होता है एसिटिक एसिड।
विनेगर के अंदर, जो घरों के अंदर हम सिरका यूज़ करते हैं। और उसके बाद हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं उनके अंदर होते हैं अमाइनो एसिड्स। ऑक्सैलिक एसिड जो है वो स्पिनच के अंदर भी होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे डिफरेंट ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। आपको नाम और सोर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। मिनरल एसिड्स जो होते हैं, मिनरल एसिड्स के लिए हमने स्टडी किया, जितने भी आपके केमिकल बेस्ड एसिड्स हैं दे आर कॉल्ड एज मिनरल एसिड, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। सो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये सारे आपके जो एसिड्स हैं दे आर मिनरल एसिड्स। ठीक है जी। उसके बाद जो तुम्हारे एसिड्स होते हैं उसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि हमें जब घरों के अंदर हमें एसिड्स इस्तेमाल करते हैं तो दे आर स्लाइटली कोरोसिव इन नेचर, तो हमें थोड़ा सा उनको केयरफुली करना चाहिए। और उसके बाद एक क्वेश्चन आपको आता है, मैं थोड़ा सा करवा दूं, कि जब भी हम एक एसिड की डाइल्यूशन करते हैं वी नेवर ऐड वाटर टू एसिड। डाइल्यूशन का मतलब है एसिड को पतला करने के लिए हम कभी भी पानी को एसिड में नहीं डालते, हम एसिड को पानी में डालते हैं। फ़र्क क्या है मैं बता देती हूँ। अगर हम एक पानी को जब एसिड के साथ के अंदर डालते हैं तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है। जब हम पानी एसिड के अंदर डालते हैं तो पानी और एसिड के बीच में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, बिकॉज एसिड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा, पूरा का पूरा एसिड पूरे के पूरे पानी के साथ रिएक्ट करता है। लॉट्स ऑफ हीट इज गिवन आउट, तो वो जो टेस्ट ट्यूब है वो फट भी सकती है, या आप मतलब वो बबल्स के रूप में जो एसिड है वो बाहर भी आ सकता है, जिससे आप द पर्सन कैन बी इंजर्ड। लेकिन जब आप एसिड को पानी के अंदर डालते हो, पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा, लेकिन जो एसिड उसके अंदर डल रहा है वो धीरे धीरे चल रहा है, तो थोड़ा थोड़ा एसिड जो है वो पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन स्लोली होता है। जो भी हीट बन रही है वो जो हीट है वो पानी एब्जॉर्ब करता जा रहा है, तो रिएक्शन देखो उसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा, रिएक्शन बेसिकली किसने करना है, एसिड ने। अगर एसिड ज़्यादा होगा तो एकदम से सारा एसिड जो है वो सारे पानी के साथ रिएक्ट करेगा। अब आपके दिमाग में होगा कि मैम तो हम एसिड के अंदर भी धीरे धीरे पानी डाल सकते हैं। नहीं, एसिड के अंदर इवन इफ आप धीरे धीरे पानी डालोगे द रिएक्शन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी फास्ट, बिकॉज द लॉट्स ऑफ हीट इज गिवन आउट। जब आप पानी पोर करते हो ना तो आप एक एक बूंद करके नहीं डाल सकते हो। एक जब जैसे ही आप पानी उसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर डालोगे तो आप मतलब हम लोग तो जब बड़ी क्लासेस में होते हैं तो आपको दिखाया जाता है ये करके कि कैसे एकदम से बबल्स निकलते हैं, जो एसिड है वो उबलना शुरू हो जाता है, क्योंकि एसिड जो है वो उस हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, उसके अंदर वो करेक्टरिस्टिक नहीं है। लेकिन जब आप पानी के अंदर धीरे धीरे एसिड डालते हो तो एसिड रिएक्ट तो करेगा सारा पानी के साथ में, लेकिन पानी जो हीट निकलती है उसको कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब कर लेता है, तो टेम्परेचर इतना हाई एकदम से नहीं होता है। तो वी ऑलवेज ऐड एसिड इनटू वाटर, यू डू नॉट ऐड वाटर इनटू एसिड। उसके बाद आपको मतलब पता होना चाहिए कि जो एसिड्स हैं वो जब पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो वो कैलिब्रेट करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ का मैंने आपको बता दूं कि एक एसिड जो है वो अपना H आयन तभी लिबरेट करेगा जब वो पानी के अंदर डिज़ोल्व करेगा। अगर सूखा एसिड है, मतलब विदाउट वाटर के कांटेक्ट में है, एसिड विल नॉट लिबरेट H आयन एंड एसिड विल नॉट शो इट्स एसिडिक प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं सपोज करो जिंक के अंदर कोई चीज़ डाल देती, अगर मैं सपोज लेट अस टेक एन एग्जांपल, ओके, सोडियम क्लोराइड है और सोडियम क्लोराइड के अंदर मैं एक एक्टिविटी अगर हम करते हैं तो उसके अंदर सपोज करो इसके अंदर हम सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं और जब हम रिएक्शन करते हैं तो हमें मिलता है HCl प्लस Na2SO4। अब ये HCl है ना, गैस बन के टेस्ट ट्यूब से ऊपर को आएगा, ठीक है। अब इस गैस जो बाहर निकल रही है, अगर आप इसके पास लिटमस पेपर लेके जाओगे, लिटमस पेपर विल नॉट टर्न इनटू रेड। दोबारा बता देती हूँ। सपोज करो मैं एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करती हूँ कि सोडियम क्लोराइड के अंदर मैंने H2SO4 डाला,
उसमें से HCl गैस बनी। रिमेंबर द वर्ड इज़ गैस, ठीक है। और वो जो गैस है वो फ्यूम्स बन के टेस्ट ट्यूब से बाहर निकल रही है। अब इस गैस में अब आप तो यही सोच रहे हो कि ये जो आपकी गैस है, इस गैस में के सामने ये गैस का फॉर्मूला HCl है, मतलब ये एसिड है। अगर एसिड है तो अगर मैं इसके पास लिटमस पेपर लेके आऊँ तो क्या होगा कि इट विल टर्न इनटू रेड। अगर गैस के सामने आप सूखा लिटमस पेपर लेके जाओगे, इट विल नॉट टर्न इनटू रेड। बट जैसे ही आप इस गैस के पास में गीला लिटमस पेपर लेके जाओगे, इट विल टर्न इनटू रेड, क्योंकि गीले लिटमस पेपर पे है पानी। तो HCl गैस जब पानी लिटमस पेपर के ऊपर पड़े हुए पानी के कांटेक्ट में आती है, तो जो HCl गैस है वो इमीडिएटली डिसोशिएट कर जाएगी इनटू H आयंस। जैसे ही H आयंस बनेंगे, लिटमस पेपर रेड हो जाएगा, क्योंकि एसिडिक नेचर गैस ने एग्जिबिट कर दी। लेकिन जब सूखा लिटमस पेपर था तो पानी के कोई कांटेक्ट नहीं था, HCl गैस को डिसोशिएट होने का कोई कारण ही नहीं मिला, जिससे कि जो HCl गैस है उसने अपना एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो किया। अब दिमाग में ये बात आती है कि पानी में ऐसा क्या है कि वो एक किसी भी एसिड के अंदर डिसोसिएशन को कॉज कर देती है। तो उसको स्टडी करने के लिए हम पहले पानी के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा स्टडी करेंगे। अगर हम पानी का स्ट्रक्चर देखते हैं तो पानी का स्ट्रक्चर है इस प्रकार से, ठीक है, OHH। अब ऑक्सीजन जो है ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। नाउ व्हाट इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट? एन एलिमेंट विच अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन बहुत शरीफ एलिमेंट है, जो भी उससे मांगता है वो उसको देने को तैयार हो जाता है। तो ये जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब ये क्यों होता है, बॉन्ड कैसे होते हैं, ये आप करोगे नेक्स्ट चैप्टर मेटल्स नॉन मेटल्स के अंदर। सो अभी थोड़ी सी पेशेंस रखो, बस इतना ध्यान रखो कि कोई भी 2 एलिमेंट्स के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन, उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स के पेयर जो हैं वो एक रोल प्ले करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स आपस में उन दोनों को बांध के रखते हैं। तो ये जो बांध के रखते हैं इनको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। तो ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि ऑक्सीजन इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेती है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेती है तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज़ कर दिए तो उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं इस चीज़ को बड़ा सिंप्लीफाइड तरीके में बताऊं तो सिंपली आपको ये याद रखना, अगर आपको अभी कन्फ्यूजन हो रही है, कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो इट एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, इट विल एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज। तो आप बेसिकली 2 सेंटर्स में बटा हुआ है, जहाँ पर हाइड्रोजन्स आर कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन इज कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 पोल्स बनते हैं, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल, इन मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। और जो तुम्हारा वाटर है दैट इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल। आई होप आपको पानी का ये स्ट्रक्चर समझ आ गया। नहीं समझ आ रहा, सिंपल सी चीज़ दिमाग में रख लो कि पानी के मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, देयरफॉर इट हैज़ अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट। हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, देयरफॉर इट हैज़ अ पॉजिटिव therefore it has a positive charge on it, and because of that oxygen acquires a negative charge and hydrogen has a positive charge। और उसकी वजह से क्या है कि आपका मॉलिक्यूल पानी का 2 पोल्स, पॉजिटिव पोल्स और नेगेटिव पोल्स के बीच में बटा हुआ है, जिस वजह से आपका पानी का मॉलिक्यूल पोलर इन नेचर है। ओके, नाउ जब कोई भी एसिड का मॉलिक्यूल पानी के अंदर एंटर करता है, ठीक है, अब यहाँ पर भी जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है ये आपस में भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से बंधे हुए हैं, ठीक है। सिंपल, अगर आपने छोटी क्लासेस में किया हो, हाइड्रोजन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता है, H पॉजिटिव बनता है, क्लोरीन यही इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिव बनती है। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है, जिसकी वजह से आपको HCl का मॉलिक्यूल मिलता है। दोबारा से,
हाइड्रोजन अपने ऑक्टेट को शेल को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और H पॉजिटिव बनता है। क्लोरीन अपने शेल को कंप्लीट करने के लिए यही इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन ने छोड़ा था उसको ले लेगी, ताकि उसके आउटरमोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्योंकि क्लोरीन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो क्लोरीन विल एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा और दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में बंध जाएंगे। बंधने की वजह से ये HCl नाम का मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, अगर आप उसके मॉलिक्यूल्स को देखते हो तो उसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिकॉज ऑफ ऑपोजिट चार्जेस। तो HCl का मॉलिक्यूल जैसे ही पानी के अंदर एंटर करता है तो जो पानी का मॉलिक्यूल है वो ये बोलता है कि ओके नाउ आई हैव टू ब्रेक HCl। वो शकुनी मामा का काम करता है, वो HCl के अंदर हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में फूट डालने का काम करेगा। अब वो काम कैसे करता है कि वो क्या करता है कि अपनी ऑक्सीजन मतलब अपने पानी के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, हाइड्रोजन के ऊपर उनको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा होता है और क्लोरीन के ऊपर उनको नेगेटिव चार्ज दिख रहा होता है। तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के इर्द गिर्द वो क्या करते हैं, अपने आप को इस तरीके से अलाइन करते हैं कि ऑक्सीजन जिस पे नेगेटिव चार्ज था उसका मुंह अंदर की तरफ होगा और पॉजिटिव चार्ज वाले जो पानी हाइड्रोजन है वो बाहर की तरफ होंगे। तो हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्जेस ने सेटिस्फाई कर दिया। हाइड्रोजन को अब क्लोरीन की ज़रूरत नहीं पड़ी, देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कॉम्पनसेट किसने कर दिया, पानी के मॉलिक्यूल्स ने विद द हेल्प ऑफ देयर ऑक्सीजन। उसी तरीके से क्लोरीन के पास भी पानी के मॉलिक्यूल्स पहुंच जाते हैं और क्लोरीन के मॉलिक्यूल के पास वो क्या करते हैं कि वो उल्टा होके बैठते हैं। जो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था वो हाइड्रोजन अपने पॉजिटिव चार्ज को क्लोरीन की तरफ फेस करके बैठ जाते हैं। तो क्लोरीन के पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्ज काम आ जाते हैं। तो क्लोरीन को भी हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो कहता है ठीक है, अगर हाइड्रोजन यू डोंट वांट मी, I have water to take care of my charge, और हाइड्रोजन says okay fine, I also have water की ऑक्सीजन to take care of my charge। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। जैसे वो अलग अलग हो जाते हैं हाइड्रोजन आयन अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है और आपका सोल्यूशन जो होता है वो एसिडिक नेचर हो जाता है। तो बेसिकली पानी की पोलर नेचर ने कोई भी मॉलिक्यूल को जो कि जिसके अंदर ऑलरेडी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं उसको वो तोड़ने का काम करता है, और उस वजह से जितने भी एसिड्स हैं वो पानी के अंदर जाके डिसोसिएट होंगे, और पानी के बगैर वो डिसोसिएट नहीं हो सकते बिकॉज उनके अंदर फूट डालने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो पानी सारे एसिड्स को ब्रेक कर देता है इनटू पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस मोस्टली आपके हाइड्रोजन आयंस होंगे। हाइड्रोजन आयंस हैं तो आपका सोल्यूशन जो है वो एसिड की तरह behave करेगा। So this is the role of water in dissociation of an acid. This is very nicely given in your book. Kindly go through them. Understanding आपको होनी चाहिए और कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने करना है कि अगर हमने अभी डाइल्यूशन करी, तो अगर हम डाइल्यूशन करते हैं तो क्या आपका जो एसिड है वो वीक एसिड हो जाएगा। उससे पहले हम लोग दो डेफिनेशंस करेंगे। First of all, we will be doing weak acid and strong acid, और उसके बाद हमने करना है dilute acid and concentrated acid। ठीक है जी। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब ये नहीं है कि वो एसिड जो कमज़ोर है या वो एसिड वो है। वीक एसिड्स आर एसिड इन विच the number of molecules of an acid do not dissociate completely। अभी मैं एग्जांपल बताती हूँ। सपोज करो कि हम स्ट्रॉन्ग एसिड की पहले बात करते हैं। अगर मैं 100 मॉलिक्यूल्स सल्फ्यूरिक एसिड के लेती हूँ तो 100 के 100 मॉलिक्यूल्स जो है वो H आयंस और सल्फेट आयंस के बीच में स्प्लिट कर जाएंगे। क्योंकि फुल स्ट्रेंथ है H आयंस की, इसलिए दिस बिकम स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड के अंदर अगर मैं 100 मॉलिक्यूल्स लेती हूँ तो सिर्फ 10 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट करेंगे, 90% मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट नहीं करेंगे। और वीक एसिड्स नॉर्मली जितने भी नेचर के अंदर ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं बिकॉज उनके अंदर डिसोसिएशन होने की ताकत कम है। उनके अंदर ओनली फ्यू मॉलिक्यूल्स विल डिसोसिएट, रेस्ट ऑफ देम से नहीं यार हमको डिसोसिएट नहीं करना, पानी जितनी मर्जी फूट डाल ले वो कहते हैं नहीं यार तू भाड़ में जा,
मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वी डू नॉट वांट टू डिसोशिएट। तो जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उनके अंदर डिसोसिएशन का लेवल बहुत कम है। डिसोसिएशन लेवल कम है, इसका मतलब है नंबर ऑफ़ एच आयंस कम है। नंबर ऑफ़ एच आयंस कम है तो आपका एसिड वीक हो जाता है। लेकिन मिनरल एसिड्स जो हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सारे के सारे जो एसिड्स हैं इनका डिसोसिएशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ऑलमोस्ट ऑल मॉलिक्यूल्स विल डिसोसिएट और ब्रेक इनटू एच आयंस एंड नेगेटिव आयंस। और क्योंकि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स टूट गए तो नंबर ऑफ़ एच आयंस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपका जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। तो ऑल मिनरल एसिड्स दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। दूसरी तरफ हम आते हैं डाइल्यूट एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो होता है, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड को समझने के लिए लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ रूह अफ़ज़ा की बॉटल। अगर आप अपनी रूह अफ़ज़ा की बॉटल को लेते हो तो उसमें रूह अफ़ज़ा बहुत थिक है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है। तो जब जो थिक आपका रूह अफ़ज़ा की बॉटल है वो कॉन्सेंट्रेटेड रूह अफ़ज़ा है, और उसमें से अगर आप एक चम्मच लेकर पानी के अंदर घोल कर जो रूह अफ़ज़ा पीने के लिए बनाते हो, तो जब भी किसी चीज़ के अंदर हम पानी डाल के उसको पतला कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। तो डाइल्यूट एसिड्स हैव लेस वाटर, मोर वाटर एंड लेस एसिड। और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स के अंदर वी हैव मोर एसिड एंड वी हैव लेस वाटर। और याद रखना, वीक एसिड्स, डाइल्यूट एसिड्स एक चीज़ नहीं है, स्ट्रॉन्ग एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स बिल्कुल एक चीज़ नहीं है। कॉन्सेंट्रेटेड इज़ विद रिस्पेक्ट टू वाटर, दिस इज़ विद रिस्पेक्ट टू डिसोसिएशन, कि कितने मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट करते हैं वो आपका तय करेगा कि आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। पानी की क्वांटिटी कितनी है, अगर पानी ज़्यादा है तो आपका एसिड डाइल्यूट है। और अगर आप इंग्लिश की बेसिक मीनिंग्स को भी समझने की कोशिश करो तो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट के बारे में आपको पता लग जाता है और वीक और स्ट्रॉन्ग के बारे में पता लग जाता है। आपको एग्जांपल्स पता होनी चाहिए और आपको बेसिक डेफिनेशंस भी पता होनी चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एसिड्स एंड एसिड्स के अंदर ये सारे टॉपिक्स आपको बड़े ही ध्यान से करने हैं। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी डिस्कसिंग बेसिस, बट बेसिस मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं करूँगी बिकॉज टर्म्स ऑलमोस्ट सेम है। वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, डाइल्यूट बेस, कॉन्सेंट्रेटेड बेस, सेम चीज़ें हैं। बेसिस के बारे में उनकी बेसिक रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टर्म्स विच आर यूज्ड इन एसिड्स should be very well known to you to understand the basis। तो अगर आपको एसिड समझ आ जाता है तो बेसिस को समझना इज़ अ मैटर ऑफ टाइम, बहुत जल्दी आपको ये चीज़ जो है वो समझ आ जाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एसिड्स को बड़े ही ध्यान से करिए। नेक्स्ट जो वीडियो होगा इट विल बी अबाउट बेसिस एंड सॉल्ट्स एंड दैट्स इट। थैंक यू।